सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11:30 बजे। राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा देश में चल रहे विकास कार्यों से घबराकर भारत विरोधी शक्तियां आ रही हैं साथ, कर रही हैं संवैधानिक संस्थाओं पर चोट। कोविड और युद्ध के कारण यूक्रेन, चीन और फिलीपींस से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट की राहत। एक नहीं 2 प्रयासों में एमबीबीएस फाइनल परीक्षा पास करने की दी अनुमति। खदानों के 7वें दौर की वाणिज्यिक नीलामी आज से होगी शुरू। छठे दौर की नीलामी में शामिल 28 कोयला ब्लॉक के लिए समझौतों पर भी होंगे हस्ताक्षर। और फुटबॉल के मसीहा मेसी का एक और कारनामा, दागा अपने जीवन का 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल। कुल गोलों की संख्या हुई 800। हेडलाइंस के बाद आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 12वां दिन है। आइए आपको बताते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में आज की कार्यसूची में क्या खास है। लोकसभा में आज वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। साथ ही लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी सूचीबद्ध हैं। सांसद परबत भाई सवा भाई पटेल जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन लोकसभा में पेश करेंगे। वहीं बात करें संसद के उच्च सदन की, तो राज्यसभा की कार्यसूची में अनुसूचित जनजातियों संबंधी 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे और नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। संसदीय पैनल ने उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिष्ठा टैग देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए HEFA योजना यानी कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी में संशोधन की सिफारिश की है। संसदीय पैनल का सुझाव है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और इस व्यवस्था में आवश्यक संशोधन भी किए जाने चाहिए, जिससे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सके। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, कैनरा बैंक और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो HEFA प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की जियो मैपिंग के लिए गुजरात की एक एजेंसी के साथ सहयोग कर रही है। मंत्रालय ने यह जानकारी शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर संसद की स्थायी समिति को दी। संसदीय समिति की रिपोर्ट मंगलवार को राज्यसभा में पेश की गई। इसमें कहा गया कि मंत्रालय HWC की जियो मैपिंग के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ भी सहयोग कर रहा है। पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 90.49% लाभार्थियों का सफलतापूर्वक आधार से सत्यापन किया गया है। साथ ही देश में करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इस बात की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में आज जब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो देश के भीतर और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियां एकजुट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मजबूत नींव है जो उसकी संवैधानिक संस्थाओं में है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं।
पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एससीओ की इस बैठक में भाग लेने का फैसला किया है। इस बार बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, जिनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल आज से शुरू होने वाली एससीओ एनएसए स्तर की बैठक से पहले उद्घाटन भाषण दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाई है, जहां लोग ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिनके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और त्वरित कार्रवाई भी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब तक 20 लाख से अधिक साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसके आधार पर 40,000 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में शुरू होने के बाद से इस पोर्टल को 13 करोड़ से अधिक बार देखा गया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक, एकीकृत और हर संभव प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विक महामारी कोविड-19 और युद्ध के कारण यूक्रेन, चीन और फिलीपींस से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को 2 प्रयासों में एमबीबीएस फाइनल परीक्षा पास करने की अनुमति दे दी है। उन्हें भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पंजीकृत हुए बगैर ही मौजूदा नेशनल मेडिकल काउंसिल के पाठ्यक्रम और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की खंडपीठ ने केंद्र के सुझावों में संशोधन करते हुए उन्हें केवल 1 अवसर देने के बजाय परीक्षा पास करने के 2 अवसर देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मेडिकल छात्रों की सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि यूक्रेन से भारत लौटने वाले छात्रों को किसी भी मौजूदा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए बिना एमबीबीएस फाइनल भाग 1 और भाग 2 दोनों परीक्षाओं को पास करने का एक ही मौका दिया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 के कार्य समूह की मंगलवार को हुई बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए समावेशी और आम सहमति के साथ सदस्य देशों के बीच साझेदारी और सहयोग पर बल दिया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान गांधीनगर में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक में प्रतिभागियों ने बेहद तेजी से काम कर रहे भूजल स्तर पर चिंता जताई है। और उन्होंने ये चिंता इसलिए जताई है क्योंकि जो भूजल स्तर है वो बहुत तेजी से गिर रहा है। सभी संभावित स्तरों पर सहयोग की प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्य समूह ने कहा है कि जल संसाधन प्रबंधन के कार्यान्वयन में पानी और भूजल की सामान्य समझ और निरंतर विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। वहीं भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने क्षय रोग यानी कि टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक इस मॉडल का उपयोग करते हुए भारत के लिए टीबी के मामले और मृत्यु दर का अनुमान अक्टूबर में WHO के वार्षिक अनुमान जारी होने से महीने पहले हर साल मार्च तक उपलब्ध होगा। भविष्य में भारत भी इसी तरह का अनुमान राज्य स्तर पर तैयार कर सकता है। यह मॉडल पिछले सप्ताह वाराणसी में 36वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले 40 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनमें से अधिकांश ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इसे अपने देश में लागू करना चाहेंगे।
इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे टॉप 10 हेडलाइंस और भी बहुत कुछ खबरों के लिहाज से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं देश की 10 बड़ी खबरों पर। लोकतंत्र के लिए दूसरा शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे लोकतंत्र के लिए दूसरे शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति निकेतन में विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि युवा छात्रों को गुरुदेव के जीवन की सीख पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे पहले राष्ट्रपति ने 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के वैश्विक मुख्यालय बेलूर मठ का दौरा किया। राष्ट्रपति ने यहां रामकृष्ण मंदिर और मां शारदा देवी मंदिर, स्वामी विवेकानंद के कक्ष और उनके स्मारक का भी दौरा किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के गुरुग्राम में सीआरपीएफ अकादमी में सीआरपीएफ के 78 सहायक कमांडेंट्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर मई के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा जिसमें सजायाफ्ता व्यक्तियों को राजनीतिक दल बनाने और चुनाव कानूनों के तहत अयोग्य ठहराए जाने की अवधि के दौरान उनके पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली के सिंगूर में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक योजना शुरू की। पथश्री रास्ताश्री योजना के तहत राज्य के 29,475 गांवों में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए स्थानीय लोगों के पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म करने के आदेश दिए। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ राजस्थान में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के समर्थन में एसएमएस अस्पताल और जेके लोन अस्पताल सहित जयपुर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के कई रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। आपातकालीन विभागों को छोड़कर निजी और सरकारी अस्पतालों की सभी इकाइयां काम का बहिष्कार कर रहेंगी। राजस्थान सरकार द्वारा 21 मार्च को पारित स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के खिलाफ डॉक्टर्स का विरोध आने वाले दिनों में और तेज होगा। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ देर और समय मिल जाएगा। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च थी। और कोरोना एक बार फिर देश में पैर पसार रहा है। तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में स्थिति चिंताजनक बन गई है। राजधानी दिल्ली में तो संक्रमण दर 10% के पार चली गई है और मरीजों का आंकड़ा भी 200 के पार है। इसी तरह महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 450 मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। टॉप 10 हेडलाइंस के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तरी मैक्सिको में अमेरिका की सीमा के पास एक अप्रवासी केंद्र में आग लगने की घटना सामने आई है। आग की यह घटना टेक्सास के एल पासो के पार सिउदाद जाउरेज में एक अप्रवासी केंद्र में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में करीब 40 प्रवासियों की मौत हो गई और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह संख्या और बढ़ भी सकती है। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने वाले प्रवासियों के लिए सिउदाद जुआरेज एक प्रमुख क्रॉसिंग पॉइंट है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन का कहना है कि चीन की चुनौती को देखते हुए
वित्तीय वर्ष 2024 के बजट में रक्षा क्षेत्र में खर्च में बढ़ोतरी की गई है। अमेरिका ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने के लिए 69 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की चुनौती से निपटने के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सैन्य ताकत बढ़ाने और अमेरिका के सहयोगियों के साथ ज्यादा युद्धाभ्यास करने पर भी केंद्र रहेगा। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की अपदस्थ सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि एनएलडी सहित 40 राजनीतिक दलों को भंग कर दिया है। इन दलों ने सेना के राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कराए जा रहे आम चुनाव के लिए तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराया। एनएलडी उन दर्जनों पार्टियों में शामिल है जिनके पास पिछले दशक में संसदीय सीटें थी। सेना के 2021 के तख्तापलट और अपने विरोधियों पर कार्रवाई से ये दल बुरी तरह कमजोर हुए हैं। आपको बता दें कि सूकी समेत उनकी पार्टी के कई नेता इस समय जेल में बंद हैं। वहीं इजराइल की सरकार और विपक्षी दलों ने विवादास्पद न्यायपालिका सुधारों पर पहली बैठक की। बैठक के दौरान कई सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बैठक का क्या नतीजा निकला, लेकिन निकट भविष्य में इस मामले को सुलझाने के लिए बैठकों का दौर जारी रहेगा। आपको बता दें कि विवादास्पद कानूनों की वजह से देश को न सिर्फ गंभीर घरेलू संकट से गुजरना पड़ा, बल्कि सड़कों पर लोगों ने राष्ट्रपति के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किए। पाकिस्तान की सरकार ने देश के प्रधान न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती करने के लक्ष्य से एक विधेयक संसद में पेश किया। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 पेश किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना है। आपको बता दें कि विधेयक संसद में ऐसे समय में पेश हुआ है जब पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने देश के शीर्ष न्यायाधीश की स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों पर सवाल उठाया। हाउस ने प्रस्तावित बिल को आगे की मंजूरी के लिए नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस को भेज दिया है, जो चौधरी महमूद बशीर विर्क की अध्यक्षता में मिलेंगे। कमेटी इसे वापस निचले सदन में भेजेगी। एनए के बिल पास होने के बाद इसे सीनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थित इस्लामिक सेंटर में एक व्यक्ति ने लोगों पर चाकू से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग भी घायल हो गए। पुर्तगाल के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने संदिग्ध को काबू किया और उसे हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उनका सामना हमलावर से हुआ, जो कि एक बड़ा चाकू लिए हुए था। मरने वालों में 2 महिलाएं थीं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। सरकार कोयला खदानों के 7वें दौर की वाणिज्यिक नीलामी आज से शुरू करेगी। इसमें 106 कोयला ब्लॉक रखे जाएंगे। साथ ही मंत्रालय 6ठे दौर की नीलामी में शामिल 28 कोयला ब्लॉक के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी करेगा। नीलामी के 7वें दौर के शुभारंभ के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कोयला मंत्रालय 6ठे दौर में नीलाम किए गए 28 कोयला खदानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इसके साथ कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी भी शुरू हो जाएगी। नीलामी में शामिल 28 कोयला खदानों की अधिकतम क्षमता 7.4 करोड़ टन सालाना है। अधिकतम क्षमता इन खदानों से सालाना 14,497 करोड़ रुपए का राजस्व अनुमानित है। इन खदानों के चालू होने से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी है। 7वें दौर की नीलामी में शामिल 106 कोयला खदानों में से 95 गैर कोकिंग कोयला खदान, 1 कोकिंग कोयला खदान और 10 लिग्नाइट खदान है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाता। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीना ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। बारिश के बाद भी इस साल गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ताजा गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और सोमवार को मध्य प्रदेश में लगभग
10,727 टन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने मई 2022 में बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को खाद्य तेल कीमतों में सुधार के साथ ही सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल, तिलहन, पामोलिन और बिनोला तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। देश के तिलहन उद्योग और किसान सस्ते खाद्य तेल से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, क्योंकि पेराई मिलों को पेराई में नुकसान हुआ और किसानों की फसल सस्ते खाद्य तेलों की वजह से बिकी नहीं और ये किसान सस्ते में बेचना नहीं चाहते। पेराई के बाद खाद्य तेलों की जो लागत बैठती है वह सस्ते आयातित तेलों के मुकाबले काफी ज्यादा बैठती है और इसी वजह से सोपा और मोपा जैसे खाद्य तेल संगठनों ने भी सरकार से सस्ते आयातित तेलों को नियंत्रित करने के लिए कहा है। इन संगठनों का कहना है कि इन आयातित तेलों पर शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में किसान तिलहन उत्पादन करने से बचेंगे। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा ब्याज की दर बढ़ाने के फैसले से अब सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाला रिटर्न कम हो गया है। ईपीएफओ अपना ज्यादातर धन सरकारी प्रतिभूतियों में लगाता है। पिछले 2 साल से ईपीएफओ पर रिटर्न 1977-78 के बाद से सबसे कम था। 2022-2023 के लिए ब्याज की बढ़ी हुई दर 8.15%, 1977-78 के बाद का दूसरा निचला स्तर है। इसके पहले ईपीएफओ पर ब्याज का सबसे निचला स्तर वर्ष 2021-22 में 8.1% था। 1977-78 में ईपीएफओ पर रिटर्न 8% था और यह उसके बाद 8.25% या इससे ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा ब्याज दर 12% थी, जब 1989-90 से 1999-2000 के बीच कोई बदलाव नहीं किया गया। ईपीएफओ पर ब्याज 45 साल के दूसरे निचले स्तर पर है। और आर्थिक जगत की खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कुराकुओ के खिलाफ दोस्ताना मैच में अपने देश के लिए अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। मेसी ने मैच के 20वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। उन्होंने 33वें और 37वें मिनट में गोल दागकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 बार बैलन डी और पुरस्कार जीत चुके लियोनेल मेसी ने कतर में हुए विश्व कप में अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेसी ने पनामा के खिलाफ अपने आखिरी दोस्ताना मैच में एक और व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने करियर का 800वां गोल स्कोर किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाच ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूसी और बेलारूसी एथलीटों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा लेने में कोई बुराई नहीं है। बाच ने आईओसी की कार्यकारी समिति की बैठक से पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में रूसी और बेलारूसी पासपोर्ट वाले एथलीटों के भाग लेने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कई खेलों में ऐसा देखते हैं। बता दें कि आईओसी ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीटों पर बैन लगा दिया था। हालांकि अब वो खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए देखना चाहते हैं। रूसी और बेलारूसी एथलीट स्वतंत्र रूप से कई खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। हालांकि अन्य खिलाड़ियों ने इस पर लगातार आपत्ति जताई है। इसी के साथ टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 29 मार्च की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 29 मार्च साल 1857 को भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल बजा। दरअसल आज ही के दिन साल 1857 में मंगल पांडे ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था और तब इस ऐतिहासिक संग्राम की शुरुआत हुई कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे द्वारा गोली चलाकर।
अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 29 मार्च साल 1981 में पहली बार लंदन मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 26 मील की इस मैराथन में पहली बार में ही लगभग 7000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। मैराथन का यह विचार सबसे पहले एक ओलंपिक खिलाड़ी क्रिस ब्रेशर के दिमाग में आया था और इसके बाद से ही हर साल इसका आयोजन होता है। वर्तमान में हर साल इसमें लगभग 30,000 से अधिक लोग भाग लेते हैं। अनेक जानी मानी हस्तियां भी इसका हिस्सा बनती हैं। इस मैराथन के जरिए लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ने का संदेश दिया जाता है। 29 मार्च साल 1954 को दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना की गई। औपचारिक रूप से एनजीएमए का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तितली के आकार में निर्मित इस भवन के मध्य में एक गोलाकार सभागार है। एनजीएमए के उद्घाटन के मौके पर मूर्तिकला की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में उस दौर के सभी जाने माने मूर्तिकारों देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखो चौधरी, धनराज भगत, सरवरी राय चौधरी की भागीदारी देखी गई। ये संग्रहालय देश की सांस्कृतिक विरासत को बखूबी प्रदर्शित करता है।